देश देवता होता है, देश देवता होता है, हमारी माता है। बेटी रक्षा कौन करेंगे, बेटी रक्षा हम करेंगे, बेटी रक्षा कौन करेंगे, हमारी माता है। देश देवता होता है, हमारी माता है। जबकि गंगा गंगा इसका से बड़ा कन्हैया, जबकि गंगा गंगा इसका से बड़ा कन्हैया। नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। देश भर में आंदोलन चल रहा है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए और ये सभी भारतीयों का कर्तव्य है। एक तरफ तो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी चुनावी रैलियों में ये कहती हैं कि हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे, गौ हत्या करने वाले लोगों को उल्टा टांग देंगे। वहीं दूसरी तरफ जब ये पार्टियां जीत जाती हैं तो इन्हीं के राज्य में इन्हीं विषयों की वजह से, इन्हीं मुद्दों की वजह से जीत कर आने वाली ये जो पार्टियां हैं, ये हिंदुओं की पीठ में छुरा घोंप देती हैं। ऐसी घटना सामने आई है इसी महीने की 13 तारीख को, इनके 13 अप्रैल को, जहां बांसवाड़ा में खबर मिली है कि बांसवाड़ा राजस्थान से 70 ट्रक भर करके गोवंश को ले जाया जा रहा था और जिस तरह से उन्हें ठूस ठूस के भरा हुआ था उस घटना के बाद। और ये जो ट्रक थे इनको सरकार का परमिट जारी किया गया था और पुलिस वाले इनकी सुरक्षा करते हुए इन्हें लेकर के जा रहे थे। यही नहीं, आरोप ये भी है कि इन ट्रकों को में ले जाए गए गोवंश में से एक गोवंश की यानी कि एक बैल की मृत्यु भी हो जाती है, जिस प्रकार से ठूस ठूस के ले जाया जा रहा था। जब गोरक्षकों को इन सभी घटनाओं का पता चला, जब इस विषय में जानकारी मिली तो उन्होंने ट्रकों को रोका। वहां पर पुलिस से उनकी बहस हुई। पूरी घटना के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। उसके बाद वहां पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने किस प्रकार से झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का प्रयास किया और किस तरह से इन ट्रकों में 70 ट्रकों में भर करके गोवंश को कहाँ ले जाया जा रहा था, वो सारे झूठ का पर्दाफाश आज हम इसमें करने वाले हैं। तो आज आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं देवेंद्र पांडे जी, जो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव है, साथ ही परम धर्म संसद के शंकराचार्य जी के ये सचिव भी हैं और गो प्रतिष्ठा आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, राष्ट्रीय संवाद प्रमुख भी हैं। देवेंद्र पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। जी जी, जय गौ माता। सर, ये बताइएगा कि ये जो 13 तारीख की जो घटना है जिसमें ये 70 ट्रकों को भर करके ले जाया जा रहा था, तो उसके विषय में जानकारी दीजिएगा कि क्या वो घटना थी और आप लोगों को कैसे जानकारी मिली। देश भर में हमारे गौ भक्त गौ माता की रक्षा के लिए अपनी जान को हथेली में लेकर विधर्मियों से संघर्ष करते हैं, चौराहों में खड़े होते हैं, जंगलों में उनका पीछा करते हैं। हमारे लिए ऐसी घटनाएं रोजमर्रा की हो गई हैं। ऐसी घटनाओं से हम लोग विचलित इसलिए नहीं होते कि विधर्मी जो गौ माता को नहीं मानते, उनकी हत्या करना चाहते हैं, उनसे हम संघर्ष करते हैं। लेकिन जब गौ रक्षक बनकर गाय माता को रोटी खिलाकर, गाय माता को आरती उतार कर, गौ माता का गौमूत्र पीकर और अपने आप को गौ भक्त साबित करने वाली सरकारें गौ तस्करी करने लगे, तो यह हमारे लिए बहुत ही तकलीफदेह बात है। नागौर में हम लोगों को जानकारी मिली कि 103 ट्रक गौवंश लद कर कहीं जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका पीछा किया तो करीब 70-72 ट्रकों का हम पीछा कर पाए, क्योंकि बीच में कई अलग अलग रास्तों से अलग अलग गाड़ियां चली गई। जब ये जानकारी सरकार को लगी तो सरकार ने पुलिस लगा दी और उन ट्रकों को पुलिस की सुरक्षा में, इस तरीके से सुरक्षा जैसे प्रधानमंत्री जा रहा हो और पूरे रोडों को ब्लॉक करके और उनकी गाड़ी को निकाला जाता है, इसी तरीके से गौवंश से लदे हुए ट्रकों को पुलिस अपनी सुरक्षा में लेके जा रही थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने जब जानना चाहा कि इन ट्रकों में क्या है, तो उन्होंने हमारे लोगों को मारा, उन्हें थाने में बैठाने की धमकी दी और सड़क को चारों तरफ से बैरिकेड करके वो गाड़ियां चलती रही। हमारे चारों तरफ से कार्यकर्ताओं को जैसे जैसे सूचना मिलती गई वैसे वैसे वो सड़कों में उतरते गए। अंत में एक दस्तावेज जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, वो दस्तावेज पुलिस के द्वारा दिखाया गया कि ये लीगल तरीके से जा रही, ये सरकार का परमिट है और ये ट्रांसपोर्ट का कागज है।
एक बड़ी बात सामने आती है कि जी। भारतीय संविधान का पालन कौन करेगा? सबसे पहले सरकार और पुलिस ही तो करेगी। आम व्यक्ति जो कानून नहीं जानता, तो उसके लिए कानून की अज्ञानता क्षमा का आधार नहीं है। अगर जी, हमसे जी। अनजाने में भी कानून में त्रुटि हो जाती है, कानून तोड़ देते हैं, तब भी हमें क्षमा नहीं मिलती, हम अपराधी घोषित हो जाते हैं। बिल्कुल, और जिनको कानून का पालन करना चाहिए, जिसका पालन करवाने के लिए उनको नियुक्त किया गया है, चाहे सरकार हो चाहे पुलिस हो, वही जब कानून का उल्लंघन करती हैं, तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि कहीं न कहीं एक बड़ा षड्यंत्र है। जो पेपर आप दिखा रहे हैं, उस पेपर में स्पष्ट लिखा हुआ है, भारत सरकार का ये राजपत्र है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक गौवंश को या एक जीव को कहीं से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस गाड़ी में पार्टीशन होना चाहिए, पहली शर्त है। दूसरा, उस पार्टीशन का जो एरिया है वो 2 मीटर का होना चाहिए और 5 से 6 अधिकतम गौवंश को ही ले जाया जा सकता है भारतीय कानून के अनुसार। अब आप देखिए, जो बिल्टी बनी हुई उसमें 10 गौवंश ऑलरेडी लिखे हुए हैं। जो 10 गौवंश लिखे हुए हैं, तो ये तो एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर आपने 10 लिख दिया और उसी 10 की सुरक्षा करते हुए जा रहे हैं। दूसरा, जो अभी एक पेपर और है जिसमें लिखा हुआ है साहब कि जब गाय माता का या किसी भी गौवंश का या किसी जीव का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा हो, उस समय उसको चारा, भूसा और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके पास हवा की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके पास वीडियो भी है, उस वीडियो को दिखाइएगा कि किस तरीके से ट्रकों को चारों तरफ से तिरपाल में बांध दिया गया है, जहां लोगों का दम घुट सकता है। उन गौवंशों का अंदर दम घुट गया और उनके प्राण पखेर उड़ गए कई के। जी। हमारे कार्यकर्ताओं ने एक एफआईआर भी दर्ज करवाया, जिस एफआईआर में जो आप कॉपी दिखा रहे हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है कि दम घुटने से गौवंश की मौत हो गई। तो ये जी, जी। कैसा ट्रांसपोर्टेशन है? मेरा ये मानना है सुजाता जी, बड़ा स्पष्ट, हम लोग लाख लपेट में बात करने के आदी नहीं है। जी, जिन बिल्कुल। प्रदेशों ने संकोच बस, दबाव बस या जनता को भ्रमित करने के लिए, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने अपने स्टेट में गौ हत्या पर प्रतिबंध की घोषणा की, लेकिन अपने राज्य में गौ को ना काटते हुए उन्होंने जिंदा गायों को दूसरे प्रांत में भेजने का यत्न किया और दूसरे प्रांतों में जाकर जहां गौ हत्या बंदी नहीं है, वहां गाय काटी जाती है और उसका मांस आकर इनके प्रदेश में बिकता है। और मुझे जी। लगता है कि इस सारे अभियान में राजस्थान की सरकार गौ तस्करी में पूरी तरीके से शामिल और संलग्न है, क्योंकि जब ये गौवंश हमारे कार्यकर्ताओं ने छुड़ाया, दूसरा, इस बिल्टी में आप देख सकते हैं कि 85,000 रुपए का भाड़ा दिया गया है। जी, 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 मैं वही 85,000 पूछने का वाली भाड़ा थी। नागौर से, और पुलिस कह रही है कि रतलाम में मेला लगा है, वहां गौवंश जा रहा है, जबकि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई शासकीय घोषणा नहीं है, ना मेला लगा हुआ, अर्थात ये भी झूठ है। और 85,000 रुपए कोई तस्कर या स्मगलिंग करने वाली गाड़ी ही ले सकती है। 500 किलोमीटर का कोई लीगल काम करने वाली गाड़ी को 1 लाख या 85,000 रुपए के भाड़े में नहीं तय किया जा सकता। तो इस तरीके से सारे प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि इस ये जो समय 70 भारतीय ट्रक जनता थे पार्टी की देवेंद्र सरकार जी, गौ तस्करी में शामिल है। जी, 70 जो ट्रक थे, उन 70 के 70 ट्रकों का ये 85,000 किराया था, टोटल 70 ट्रकों का। ये परमिट एक एक ट्रक का है। और दूसरा, इस अच्छा। परमिट में गौर करिए आप कि कोई भी हाँ। छोटा सा कोरियर भी मंगवाइए, कोई सामान भेजिए, तो 2 जी। बातें तो स्पष्ट लिखी होती हैं कि ये हाँ, कोरियर यहाँ से चल रहा है और यहाँ जाएगा। तो बिल्कुल। कहीं हाँ। भी इस परमिट में या जो इन्होंने ट्रांसपोर्ट का ये दिया है कागज, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये ट्रांसपोर्टेशन किस जगह से किस जगह के लिए किया जा रहा है, हाँ, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं लिखा है कहाँ इसमें। जा रहा है गौवंश। ये सब अगर हम एक नजर में देखें, तो जिस तरीके से पुलिस लगी, जिस तरीके से तिरपाल के अंदर गौवंश को बंदी बनाया गया, जिस तरीके से उनका दम घुट गया, जिस तरीके से गौ भक्तों को देखने नहीं दिया गया, जिस तरीके से चारा, भूसा और पानी की व्यवस्था नहीं थी, गौवंश मरता है तो मर जाए, तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि वो गौवंश जो था वो कत्ल करने के लिए ही सरकार के संरक्षण में भेजा जा रहा था। और इस बात के प्रमाण ऑलरेडी है। केरल में अभी 31 जो होता है, उसमें वहां की सरकार बहुत चिंतित थी। हिंदूवादी लोगों ने वहां गौ हत्या पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया,
वहां के कॉम्प्लेक्स को घेर लिया, तो सरकार ने बयान दिया और कमेटी गठित की कि आपको ताजा ब्रीफ मिलेगा। ये अखबारों में छपी हुई घटनाएं हैं, जी ये जी देख जी जी सकते जी हैं। जी ये जी। गोवा की घटना है जहां का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है। हम्म। नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री, जिसने अपने लेटर पैड में लिख के कहा है कि हम लोग गौ मांस खाते हैं, गौ मांस खाना हमारा अधिकार है। और पूरे भारत के ये गौ भक्त जो गैया बछिया को अपने घरों में खिलाते हैं, साल उड़ाते हैं, माला पहनाते हैं, उसका जी। दिव्य ज्योति नाम रखते हैं, उन लोगों हाँ। को शर्म नहीं आई कि एक टिप्पणी ही कर दे कि ये जो बयान जारी हुआ है नागालैंड से, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, वो व्यक्ति विशेष का बयान है। ये तो किरण नागालैंड रिजिजू के को अंदर सारे राष्ट्र ने देखा। बीजेपी के लेटर हेड पे बयान दिया गया है। जी जी, ये एक बात देखिए आप। बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी गौ हत्या करके गौ वंश का विनाश चाहती है, क्योंकि ये विदेशों के फंड पर चलने वाली नाचने वाली सरकार है, जो मुसलमानों के हितार्थ और ईसाइयों के हितार्थ गौ हत्या करवा रही है लगातार, और ये सारा राष्ट्र देख रहा है। जी। एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूंगी, जो 13 तारीख की जो घटना है, उसमें क्या आप सभी वो 70 ट्रकों से गोवंश को छुड़ाने में कामयाब रहे, या फिर उनको आगे वो चले गए ट्रक? रतलाम बॉर्डर जहां पड़ता है मध्य प्रदेश का, बांसवाड़ा से आगे आते हुए, तो जी लगातार हमारे लोग पूरी रात संघर्ष करते रहे। हमारे जी जी। अनेक गौ योद्धा, जिसमें श्री गोपाल महाराज जी सालरिया वाले, बाबूलाल हम्म जांगिड़ जी, अखिलेश हम्म ब्रह्मचारी जी, सतीश हम्म प्रधान जी, किशोर दबे जी, गार्गी पंडित जी, सारी हम्म रात इन लोगों ने जाकर गौ भक्तों को सूचना दी। और हजारों की संख्या में गौ भक्त जब बॉर्डर में पहुंच गए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बॉर्डर में अंदर मध्य प्रदेश की पुलिस ने उन ट्रकों हम्म को लेने से मना कर दिया। जब वो ट्रक मुड़ने लगे तो हमारे गौ भक्तों ने उन ट्रकों को घेर लिया, जिसमें से 55 ट्रकों को हमारे हम्म कार्यकर्ता रोक पाए, बाकी ट्रक वहां से भाग गए। और उन गौ वंशों को सुरक्षित करके उनको दाना पानी की व्यवस्था दी गई, चिकित्सा की व्यवस्था की गई। अब वहां की सरकार एक नया षड्यंत्र कर रही है, फर्जी जी। दस्तावेज तैयार कर रही है, और उस हम्म फर्जी दस्तावेज के आधार पर वो ये दिखाना चाहती है कि ये हम्म गौवंश पालन के लिए जा रहे थे और एक ट्रक में 2, 3 या 4 ही गौवंश थे, जबकि ये हम्म सारे प्रमाण इस बात को चीख चीख कर कहते हैं कि ये एक षड्यंत्र था। गौ हत्या के लिए गौवंश को भेजा जा रहा था, निर्मयता के साथ उनको इतना कठोर दंड देते हुए ट्रकों में लादा गया था कि उनकी ट्रक में मृत्यु हो जाए तो मृत्यु हो जाए, लेकिन किसी भी गौ भक्त को पता ना चले। तो हमारे सारे गौ भक्त जो वहां पहुंचे, उन्होंने गौ भक्त को छुड़ा लिया है, उनकी हम्म सेवा कर रहे हैं, उनको भूसा, चारा, दवाई, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। और दूसरी हम्म तरफ सरकार है जो ये सिद्ध करने में लगी हुई है कि इन जिन लोगों ने गाय को छुड़ाया है, गौवंश को छुड़ाया है, ये आतंकवादी हैं, इनको नहीं छुड़ाना चाहिए था, इनको कटने के लिए जाने देना चाहिए था, इसलिए फर्जी कागज ये तैयार कर रहे हैं। 13 तारीख की एक घटना और बता दूं मैं कि मुख्यमंत्री को मैंने फोन लगाया, तो हम्म मुख्यमंत्री के सचिव ने फोन उठाया हम्म और हमारी बात नहीं हुई। फिर हम्म मैंने दोबारा ट्रायल किया, तीसरी बार करीब 9:30 बजे के आसपास वहां से फोन आता है मुख्यमंत्री कार्यालय से, और वो जी हमसे जी। बात करते हैं। तो मैंने उनको पूरा घटनाक्रम बताया और हम्म कानूनी रूप से बताया कि अगर ये सरकार भेज रही है तो इसमें कानून का पालन नहीं, कानून का उल्लंघन हो रहा है। जी जी। तो उन्होंने कहा ठीक, मैं देखता हूं। फिर उन्होंने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो मैंने अपना परिचय दिया, जबकि उनके हम्म व्हाट्सएप पे मेरा परिचय पहले भी जा चुका था। उन्होंने कहा आप बिल्कुल। अपनी प्रोफाइल दें, मैंने अपनी प्रोफाइल दे दी। उसके जी बाद अन्य लोगों को भी मैंने प्रेरित किया कि इनसे बात करिए। तो उस व्यक्ति ने, जो भी मुख्यमंत्री कार्यालय से बात कर रहा था, उस व्यक्ति हम्म ने सिर्फ सबकी प्रोफाइल पूछी और कार्यवाही शून्य रही। अर्थात वो भयभीत करना चाहते थे कि अगर आप गौ रक्षा की बात करोगे तो आपकी प्रोफाइल लेकर हम आपके ऊपर मुकदमे दायर करेंगे। अरे जो अपने प्राणों को लेकर सड़क में खड़ा हो, वो इनके जी मुकदमों से डरेगा क्या? जी जी। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है इस राष्ट्र में गौ भक्तों के खिलाफ या गौ माता के खिलाफ, सरकार की नियत बड़ी साफ है सुजाता जी। सरकार ये हम्म चाहती है कि गौ को मानने वाले लोग एन केन प्रकारेण गाय का मांस खाना शुरू कर दें, गाय का हम्म भक्षण करना शुरू कर दें, तो ईसाई और मुसलमानों के बीच में हिंदुओं का कोई भेद न रह जाए। जिसके जी लिए इन्होंने प्री प्लानिंग, आप चले जाइए 10 साल पहले, 10 साल पहले कोई भी गाय को
सड़कों पे आवारा नहीं छोड़ता था। 10 साल के बिल्कुल। इधर के कार्यकाल में देख लीजिए, एक भी गौवंश को आप घर में नहीं रख पाते हैं, सड़कों में हम्म। भटकती हैं। मेट्रो हम्म। सिटी जितनी बन गई है, वहां आप गाय पाल नहीं सकते, अर्थात आपकी मजबूरी है कि गौ भक्त होते हुए भी आप गाय को रोड में छोड़ेंगे। अर्थात जी ये जी जी। गाय के प्रति सोची समझी साजिश के तहत एक घृणा पैदा की जा रही है कि गाय हम्म। खेत खाती है, गाय सड़कों में घूमती है, गाय गंदगी करती है, जिससे हम्म। गाय की तरफ से लोगों का जो आस्था का केंद्र है वो समाप्त हो जी जाए और गौ हत्या के मार्ग प्रशस्त हो जाए। ये एक जी षड्यंत्र के तहत हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से लिप्त और शामिल है। जी। आपने जो विषय उठाया है उसी पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि पूर्वांचल के अंदर ये बीफ फेस्टिवल क्या है? पूर्वांचल में बीफ फेस्टिवल होना ये बेहद ये डरावनी घटना है। हमने जब इसको पता किया कि ये क्या है तो इसमें जानकारी हमें जो निकली है वो ये प्राप्त हुई है कि पूर्वांचल के अंदर गाय के मांस को एक सांस्कृतिक पहचान और विरोध के रूप में दर्शाने पर प्रदर्शन किया जाता है, मतलब इस चीज को लेकर के प्रदर्शन करते हैं। और ये भारतीय सरकार द्वारा, मतलब उनका कहना है, बीफ पर प्रतिबंध के प्रतीक के रूप में इसे मनाते हैं। और कौन मनाते हैं इसमें? दलितों की ये सांस्कृतिक पहचान है। बताइए, बीफ को दलितों की सांस्कृतिक भोजन के रूप में दिखाया जाता है। ये बीफ फेस्टिवल क्या है, इसके विषय में आपको कोई जानकारी है? इससे ये बढ़ावा देते हैं। बीफ तो खाते हैं जो लोग, वो खाते हैं, गाय भगाए बहुत से लोग खाते हैं पूर्वोत्तर राज्य में, जहाँ मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम ये प्रांत जो आते हैं, वहाँ तो जब हम लोग गए तो हमारे हवाई जहाज को उतरने नहीं दिया गया। एयरपोर्ट के दरवाजे में गाय को, उसी दिन जब शंकराचार्य जी पहुंचे तो गाय को जी जी काट कर उनका, गाय का सर लेकर लोग बैठे थे कि शंकराचार्य जी के ऊपर हम गाय का रक्त और गाय का सर फेंकेंगे। और जब शंकराचार्य जी को वहां उतरने नहीं दिया गया, तब भी हम लोगों ने एयरपोर्ट में गौ ध्वज की स्थापना की। उसी समय वहां घोषणा हुई कि बीफ फेस्टिवल मनाया जाएगा, जहां पर ये लोग इकट्ठा होते हैं और गाय को तड़फा तड़फा कर मारते हैं, उसकी हत्या करते हैं और सामूहिक रूप से गाय का मांस खाते हैं। एक चीज बताइए, इस धरती का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता हाँ है, जो जी नरभक्षी हो, जो राक्षस प्रवृत्ति का हो, उसकी हम बात नहीं करते। जिसे जी अच्छा भोजन मिले, अच्छा आहार मिले, अच्छी जलवायु मिले, अच्छा रहन जी सहन की व्यवस्था मिले, वो कहीं भी जी अपराधी हो सकता है या गौहत्यारा हो सकता है। जी। लेकिन अभी भारत देवेंद्र जी, सरकार को इस इसमें बात पर इसमें गर्व हो जो रहा है। जी जी जो जी, जो ईसाई धर्म को भी अगर हम पढ़ें तो उनके यहाँ पर ऐसा कोई मैंडेटरी है नहीं कि वो गाय का मांस खाएंगे तो ही ईसाई कहलाएंगे। बल्कि मैं आपको बता दूं कि जो गोवा की, जो हम यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि गोवा की जो घटना हमने आपको बताई है, गोवा में क्या है कि ईस्टर के टाइम पर, अभी ईस्टर जो है वो 20 तारीख को होने वाला है, उससे पहले यहाँ पर जो भी तैयारियां चल रही हैं उसको मनाने की, उसमें इन्होंने सबसे बड़ी जो अपना बताया कि हमारी जो आस्था को ठेस पहुंच रही है वो इस वजह से कि बीफ की कमी हो रही है। और सरकार जो है वो बीफ को वहां पे जो भारी कमी हो रही है उसकी आपूर्ति करे। तो क्या ऐसा है कि ये जो ट्रकों में भर भर के जो गाय को लेके जाया जा रहा था, तो क्या इसी तरीके के फेस्टिवल में ले जाया जा रहा था? कुछ जो गाय जो ट्रक बच नहीं पाए, जिनको आप छुड़ा नहीं पाए, उनका कुछ पता चला कि वो कहां तक गए, मतलब नहीं कहाँ गए नहीं थे, पता गंतव्य, चल पाया। असली गंतव्य और क्या था उनका? और ये बकरा ईद की तैयारी करवा रही है सरकार। और एक बात और बड़ी अच्छी आपने प्रश्न किया, जो बीफ जी शब्द है, बीफ शब्द को पहले मोदी सरकार ने, जब तक उनको सब्सिडी नहीं दी थी स्लाइडरों को, जब तक ये पकड़े नहीं गए कि बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं, तब तक बीफ हम्म की परिभाषा पूरे विश्व में गौ मांस से होती थी। और उन्होंने बीफ की परिभाषा बदलकर सभी मांसों को बीफ कहना शुरू कर दिया। जबकि गोवा में, नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम में स्पष्ट है, जो न्यूज आप दिखा रहे हैं उसमें साफ लिखा हुआ है गौ मांस की आपूर्ति। अर्थात एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि वहां बीफ की परिभाषा को ये अपभ्रंशित नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा गौ माता का दुर्भाग्य ये है, गाय का जी दुर्भाग्य, राष्ट्र के संतों का दुर्भाग्य, हिंदुओं का दुर्भाग्य और धार्मिक धरोहरों का एक ही दुर्भाग्य है इस राष्ट्र में कि ये हमारी जी सांस्कृतिक पहचान है, धार्मिक पहचान है। चाहे हाँ वो जी मुगलों का समय रहा हो, चाहे ईसाइयों हम्म का समय रहा हो, इन लोगों जी ने यहाँ के हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, उनको हम्म जलील करने के लिए, उनको गुलाम प्रदर्शित करने के लिए उनके हाँ मंदिरों का विध्वंस किया और उनकी धार्मिक धरोहरों को नष्ट किया और उनकी पूजित गौ माता को काट कर
खाने का काम किया। ये एक ठेस को पहुंचाने का सीधा सीधा सा सिस्टम था कि तुम हमारे गुलाम हो, हम तुम्हारी धार्मिक आस्था के साथ खेलेंगे और तुम कुछ कर नहीं सकते। आपको एक छोटी सी घटना बता दें कि गौ महात्म्य या राष्ट्र में धर्म का महात्म्य कितना है। मैं एक कम जी। शब्दों में ये बात पूरी कर रहा हूं कि भारत में जो गाय का महत्व है वो इतना बड़ा है। अभी आपने जो ये प्रदर्शित किया उस पर हम बात कर लें कि आप देख सकते हैं कि ये अशोक स्तंभ दिख रहा है, जो किसी भी राष्ट्र का एक अपना प्रतीक चिन्ह होता है, मुद्रा होती है। वही मुद्रा पूरे विश्व में राष्ट्र का परिचय होती है। हमारे यहाँ की जो मुद्रा का परिचय है वो अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ का जो बेस है उसमें नीचे आप देखेंगे तो एक तरफ वृषभ बना हुआ है, एक तरफ घोड़ा बना हुआ है, दूसरा जो हिस्सा नहीं दिखाई देता वहां हाथी बना हुआ है। इस तरीके से इन जीवों की हत्या नहीं की जा सकती। तो भारत में शेर की रक्षा होती है क्योंकि हमारा जो प्रतीक है उसमें सिंह बना हुआ है, शेर को नहीं मार सकते। आप हाथी को नहीं मार सकते क्योंकि हमारे अशोक स्तंभ में अंकित है। घोड़े की हत्या नहीं कर सकते क्योंकि अशोक स्तंभ में अंकित है। लेकिन हाथी, घोड़ा या सिंह किसी जाति विशेष के नहीं है। लेकिन वृषभ की हम पूजा करते हैं, हमारे धर्म का प्रतीक है, इसलिए वृषभ को मारा जाता है, काटा जाता है और उसका गोमांस खाया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने नई संसद के उद्घाटन के समय में जो बगल में आप दंड दिखा रही हैं, जिसको सिंगोल नाम दिया, इस सिंगोल के ऊपर वृषभ बैठे हुए हैं, अर्थात हमारे धर्म के प्रतीक बैठे हुए हैं। नई संसद भवन के भीतर जब प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया तो उनके हाथ में ये सिंगोल दंड था जो उनके आगे आगे चल रहा था। अर्थात संसद भवन में सबसे पहले सिंगोल पहुंचा, अर्थात हमारे धर्म का प्रतीक वृषभ पहुंचा। और उस वृषभ की राष्ट्र में हत्या हो रही है तो इनका इससे बड़ा दोहरा चरित्र और इससे नीचता वाला कोई चेहरा नहीं हो सकता कि एक तरफ आप उसको राष्ट्रीय प्रतीक भी बताते हो, दूसरी तरफ उसकी लोकसभा में स्थापना करते हो, तीसरी तरफ नोटों में और हमारी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अशोक स्तंभ में वृषभ को प्रतीक के रूप में दर्शाते हो और उसी की हत्या करते हो। तो इन दो हत्यारों से, इन हत्यारों को अपन क्या कहें। अभी सीता जी की जन्मस्थली को भी व्यक्ति ने दोषित किया जिसको अमित शाह कहते हैं, भारत का गृह मंत्री है ये, और ये जुमलेबाज है और बड़ी बेशर्मी से ये कहता है कि हमने तो जुमला बोला था। अभी इसी लोकसभा चुनाव में जब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बने तो अमित शाह ने बयान दिया था कि तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बना दो तो गौ हत्यारों को हम उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। उनके बयान की गंभीरता को देखिए कि देश का गृह मंत्री एक बात तो बड़ी स्पष्ट कह रहा है अपने बयान में कि भारत में गौ हत्या होती है। जब होती है तभी तो आप हत्यारों को उल्टा लटका के 10 साल से इन्हीं की सरकार है, एक्सेप्ट तो इन्होंने कर लिया है ना। तो ये बेशर्म लोग हैं, ये चरित्रहीन और बेशर्म लोग हैं जो बड़ी बेशर्मी से देश की जनता को ठगते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। भारत एक लंबे समय तक गुलाम था सुजाता जी। मंगल पांडे कोई देशभक्त व्यक्ति नहीं थे। अपने राष्ट्र के दमन के लिए उन्होंने अंग्रेजी सेना में गुलामी स्वीकार की, सिपाही के पद पर थे। लेकिन जब मतीराम भंगी ने, जो उनके साथ थे, उन्होंने बताया कि जो कारतूस तुम्हें खोलने के लिए दिया गया है इसमें गाय का मांस लगा हुआ है और उसे मुंह से खोलना है, तो चूंकि धर्म की बात थी तो उस गुलाम किस्म के मंगल पांडे का धर्म जागृत हो गया और वो देशभक्त हो गया। उसने गुलामी स्वीकार नहीं की और भारत में 1857 की क्रांति का जन्म हुआ जिसके आधार पर भारत आजाद हुआ। अर्थात भारत की आजादी के मूल में गाय। कांग्रेस ने भारत को ठगने के लिए गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह रखा। अपने अधिवेशनों में पहले वो गौ अधिवेशन करते थे, अर्थात गाय के नाम पर भारतीय, इन्होंने पूरे भारत में कांग्रेस ने सबसे पहले शोषण किया इस राष्ट्र का। अब भारतीय जनता पार्टी उससे 2 कदम आगे निकल गई। और अभी आप देखिए महाराष्ट्र में भी तो एक गौ माता को राष्ट्र माता यानी कि राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए महाराष्ट्र के अंदर, उसी के वही कहने की वजह से इनको वहां पर जीत मिली है। शंकराचार्य जी के सामने उन्होंने कहा कि गौ माता को हम महाराष्ट्र में राजमाता का दर्जा देंगे, उसके बाद ये जीत करके वहां से आए हैं। और उसके बावजूद आप देखिए कि प्रधानमंत्री का हालांकि पुराना बयान है लेकिन उन्होंने इतना खुले तौर पर कहा कि गौ रक्षक गुंडे हैं
आप बताइए, एक तरफ तो आपको चुनाव के दौरान ये आप खुद ही दावे करते हैं कि गो हत्या करने वालों को हम उल्टा लटका दें, और दूसरी तरफ आप खुद कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि गो रक्षक गुंडे हैं। और अभी राजस्थान के अंदर की अगर घटना की बात करें तो यहाँ तो केंद्र में भी बीजेपी हो गई और यहाँ तो मतलब राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। यहाँ तो किसी भी प्रकार का कोई बहाना या मजबूरी चल ही नहीं सकता जो ये घटना ये सामने आई। सुन्नत प्रिय लोग हैं, ये सुन्नत प्रिय लोग हैं। चुनाव के पहले तक ये हिंदू थे और चुनाव के बाद हमें तो लगता है इन सब ने अपनी सुन्नत करवा ली है, इसीलिए इनके बयान आते हैं। कल तक इनको रोना आता था कि भारत में पिंक रेवोल्यूशन होता है, इनका कलेजा रोता था। उसके बाद जब इन्होंने शपथ ग्रहण की तो 15-15 करोड़ रुपए उन स्लाइडरों को अत्याधुनिक करने के लिए इन्होंने दिया। उसके बाद पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर का गौ मांस का व्यापारी हो गया। तो ये धर्म का देश, राम कृष्ण का देश, विश्व गुरु का देश आज पूरे विश्व में गौ मांस के व्यापारी के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। ये बड़े शर्म और तकलीफ की बात है। मैं तो आज के इस बयान को आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ, इस राष्ट्र में उन लोगों को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, उन लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि मंगल पांडे जैसे एक गुलाम सिपाही का ईमान जाग गया और भारत पुनः अपने वैभव को प्राप्त करके स्वतंत्र हुआ। तो 200 रुपए के लालच में जो लोग शंकराचार्य जी को गलत ठहराते हैं, गौ भक्तों को गुंडे कहते हैं, मोदी की गुलामी करते हैं, उसके गलत निर्णयों पे बाई करते हैं और राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक दिन आप भी गुलामी की तरफ बढ़ रहे हो। राष्ट्र धीरे धीरे गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। तो मैं ऐसे सभी जो सोशल मीडिया के उनके सिपाही है उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि एक दिन आप अपने बारे में चिंतन करिए, मोदी को छोड़ दीजिए। एक दिन आप सिर्फ ईमानदारी से इस बात का चिंतन करिए कि जो आप कर रहे हो 200 रुपए 500 रुपए के लिए, क्या वो सही है? उसका परिणाम इस राष्ट्र को क्या भोगना पड़ेगा? कल राष्ट्र की स्थिति क्या होगी? राष्ट्र गुलामी की तरफ तिन तिन करके बढ़ रहा है। एक आडंबर करते हैं ये लोग। वहां अभी आप चले जाइए वाराणसी में इन्होंने कॉरिडोर बना दिया। वाराणसी की गलियों में होते हुए मंदिर के शहर के रूप में बनारस स्थापित था, जो मोक्ष की नगरी, ज्ञान की नगरी, धर्म की नगरी माना जाता था। आप आज वाराणसी में चले जाइए तो जहां शिव जी विराजमान है वहां विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहां पैंटी बिकती है और सूट बिकते हैं, वहां रेस्टोरेंट चलते हैं और होटल बने हुए हैं, लोगों के अयासी के अड्डे बने हुए। वहां जाके अब आपके अंदर धर्म की फीलिंग पैदा नहीं होती, आपको ऐसा लगता है कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आए हैं। अर्थात धर्म से आपका उच्चाटन किया जा रहा है। जिस तरीके के गाय को हत्या करके सड़कों में छोड़कर और उसकी तरफ से ध्यान भटकाया जा रहा है, उसी तरीके से हमारे मंदिर मठों को दूषित किया जा रहा है। गंगा में मल बह रहा था, हम लोग गंगा नहीं नहा पाए, मल बह रहा था। आप डुबकी लगाइए तो सर में मल लेकर निकलते थे। आप महाकुंभ के समय में जितने लोग गंगा स्नान करने गए थे, आज 90% लोग बीमार हुए हैं। वहां से मैं आपको बताऊं, मैं खुद बीमार होके आई थी वहां से। सैकड़ों हजारों करोड़ों लोग बीमार हैं, करोड़ों लोग बीमार हैं। अपनी अव्यवस्था को छुपाने के लिए इन्होंने कह दिया कि वहां लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया। तो मोक्ष तो हर मानव का अंतिम सोच होती है, उसकी कल्पना होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मोक्ष नहीं चाहिए क्या? अगर ये इतने मोक्ष प्रिय हैं तो जाएं और रेलवे ब्रिज के ऊपर चढ़कर नीचे छलांग लगा दें, इनका सबका मोक्ष हो जाए। क्योंकि ये अपने आप को भक्त कहते हैं ना। इन्होंने अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ इसलिए की कि कल के लिए ये कह दें कि मंदिरों में ईश्वर नहीं होता, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो देश के हिंदू का वहां से भी उच्चाटन हो जाए। अर्थात जितनी हमारी धार्मिक धरोहरें हैं उन सबको नष्ट और भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सुजाता जी, आप देखिए विगत दिनों इस राष्ट्र में शंकराचार्यों की बाढ़ आ गई, जगत गुरुओं की बाढ़ आ गई, महामंडलेश्वरों की बाढ़ आ गई। अर्थात जो हमारी पीठे हैं, जो वर्षों पुरानी हमारी परंपरा है, हजारों वर्ष की, कि 4 शंकराचार्य होते हैं और शंकराचार्य वो होता है जो वेद का मर्मज्ञ होता है, जो त्यागी होता है, कर्मठ होता है और समाज की पीड़ा का जिसे भान होता है, जिसके मन में लोभ लालच नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को जो 24 घंटे शास्त्र करने के लिए तैयार होता है, उसको अंधे लूले लंगड़े लोगों को जगत गुरु बनाकर और चैलेंज करवाया जाता है। जिनके शिष्य सरकारी कर्मचारियों को में बलात्कार में आरोपी रह चुके हैं, सरकारी कर्मचारियों को, सरकार से वेतन भोगी लोगों को।
बिल्कुल। तो ये धर्म के साथ पूरे राष्ट्र में एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और मुझे लगता है कि ईसाई और मुस्लिम देशों से इन पार्टियों ने सुपारी ले रखी है और ये सुपारी लेकर और भारत में हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। अपने आप को यदुवंशी कहता है, अखिलेश यादव को शर्म आना चाहिए, जो जी अपने आप को जब वोट लेना होता है तो कृष्ण का वंशज बताते हैं और इस हम्म बेशर्म को गोबर से बदबू आती है। अपने बाप जी दादाओं का इसने अपमान किया, अपने कुल का अपमान किया, उसे कलंकित किया कि जिन्होंने गौ सेवा की और गोधाम बनाया, गाय हम्म को चराया और गाय की सेवा की, जिसके परिणाम हम्म स्वरूप ये निकम्मे आज मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है। वही उसी हम्म गोबर से आज इनको घिन आने लगी, जिस गोबर का पेटेंट आज अमेरिका करवा रहा है, गौमूत्र का पेटेंट आज अमेरिका करवा रहा है। तो एक जी तरफ आप ये देखिए कि जिन चीजों से इनको घृणा आ रही है उनके हम्म पेटेंट अमेरिका करवा रहा है और यहाँ के हम्म लोगों को उनसे दूर किया जा रहा है, उनसे भटकाया जा रहा है, राष्ट्र राष्ट्र के प्रति विरक्तता पैदा की जा रही है, धर्म से इनकी दूरी बढ़ाई जा रही है। ये एक हम्म पूरी सोची समझी साजिश है। इसका आप अध्ययन करिए तब आपको समझ में आएगा कि भारत में हम आज कहाँ खड़े, इस राष्ट्र का हिंदू बिल्कुल। कितने दिन हिंदू रह पाएगा। जी जी, जी, जी। ये सोची समझी साजिश है और जिस प्रकार से जो ये बीफ एक्सपोर्ट करने वाली जितनी कंपनियां हैं, उन्होंने जानबूझकर ऐसी पार्टी के अंदर अपना इन्होंने चंदा दिया जो जिस पार्टी को हिंदुओं ने बनाया था। मतलब पहले से कि चलो ये कांग्रेस पार्टी जो अत्याचार कर रही है, उनके विरोध में एक पार्टी हमारी ये आई है, इनको हम बनाते हैं। तो अभी अब किसी भी पार्टी से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद रखना, जो जागरूक हिंदू हैं, वो उनके लिए एक प्रकार से दीवार में सर मारने वाली बात हो जाएगी। तो अभी जो यहाँ पर कुंभ से आने के बाद शंकराचार्य जी ने जो अपना एक आंदोलन किया था 33 दिन का, कि सभी पार्टी से हम पूछेंगे कि वो इस पर गो हत्या पर कानून बना करके गो हत्या रोक के गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने पर उनके क्या विचार हैं। क्या वो अपनी पार्टी के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे, करवाएंगे, अपने जहां पर भी उनकी सरकार है वहां पर इसको अपना समर्थन देंगे या नहीं। उसके बाद उन पार्टियों ने कुछ नहीं कहा। अभी मुझे जानकारी मिली थी, जैसे कि आप भी अभी कुछ समय से व्यस्त थे। ये जो राजस्थान की ये जो घटना है, 70 ट्रक जो पकड़े गए, उसके बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग शंकराचार्य जी ने की है। तो आप उस मीटिंग के विषय में बताइए और बताइए कि आगे क्या आंदोलन आगे किस प्रकार से बढ़ेगा और अभी जो लोग गो रक्षा में जुड़ना चाहते हैं, जो लोग सड़क पर हथियार नहीं उठा सकते, एक साधारण व्यक्ति भी कैसे जुड़ सकता है? क्या वो चंदा देने के माध्यम से जुड़े या फिर वो अपने यहाँ पर जागरूकता के माध्यम से जुड़े, लोगों को जागरूक करे? तो अभी मीटिंग में शंकराचार्य जी ने क्या-क्या कहा है? जी। शंकराचार्य जी सनातन धर्म के सर्वोच्च शिखर हैं, जिनके जी, जी। ऊपर सनातन धर्म को बचाने की जिम्मेवारी है। वो जी। लापरवाह नहीं हो सकते, वो हुँ, राजनीतिक बयान नहीं दे सकते। वो जो हुँ, राष्ट्र के हित में होता है वही कहते हैं, जो धर्म के हित में होता है, समाज के हित में होता है, उन्हीं बातों हुँ, पर वो हमेशा संवाद करते हैं। अभी हुँ, एक हुँ, चीज देखिए, अगर कहीं हत्या हो जाए तो पुलिस जब जांच करती है तो ये देखती है कि इस व्यक्ति को हथियार कहाँ से मिला। तो पता चला कि फलाने व्यक्ति ने हथियार दिया, तो जिसने हथियार दिया वो भी आरोपी हुँ, बनता है। फिर हत्या जी। करने के लिए जिस घर में बैठकर षड्यंत्र बनाया गया वो हुँ, हुँ, व्यक्ति भी आरोपी होता है, क्योंकि वहां पर उसके यहाँ चर्चा हुँ, हुई। जो व्यक्ति हुँ, उन्हें संसाधन मुहैया कराता है वो भी व्यक्ति आरोपी होता है। तो हुँ, हुँ, शंकराचार्य जी ने बड़ी सीधी सरल और सहजता से एक बात कही कि हुँ, हमने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया कि हुँ, भारत में सनातन धर्म का अभ्युदय हो, जी। सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हो, जैसा कि हुँ, हुँ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा। हुँ, 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 भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दिया। वोट हुँ, देने के बाद जिनको गौ हत्या से पहले तकलीफ होती थी वो गौ हत्या में हुँ, शामिल हो गए। तो भारत हुँ, की वो जनता जिसने गौ हत्या से छुटकारा पाने के लिए इनको वोट दिया, तो वोट हुँ, देकर आपने जिसे प्रधानमंत्री बनाया और वो प्रधानमंत्री अगर गौ हत्या नहीं रोक पा रहा तो उसे प्रधानमंत्री बनाने के षड्यंत्र में हम भी शामिल हैं, अर्थात गौ हत्या का पाप हमारे ऊपर भी लगता है। तो गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए शंकराचार्य जी ने 33 करोड़ आहुतियों के यज्ञ की घोषणा की और हम लोगों जी। ने प्रयाग में यज्ञ किया भी। हुँ, 1100 हुँ, पुरोहितों ने लगातार एक महीने यज्ञ आहुति डाली, जिसमें जी, जी। करीब 2.5 करोड़ आहुतियां पड़ी। अभी पूरे भारत में हम लोग यज्ञ करेंगे और 33 करोड़ हुँ, यज्ञों की आहुतियां पूर्ण करेंगे।
हम पूरे जी। भारत से शंकराचार्य जी का ये संदेशा है जो मैं दोहरा रहा हूँ कि गौ हत्या के कलंक से बचने के लिए गौ हत्यारी पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, विश्व हिंदू परिषद तो खैर राजनीति नहीं करती, समाजवादी पार्टी हो या जितनी भारत में राजनीतिक पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या जो भी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, उन्हें आप लोग वोट इसलिए न दें कि हम सबके दरवाजे में गए, सबसे संवाद किया कि आप एक बात स्पष्ट कर दीजिए कि गौ हत्या चाहते हैं कि गौ हत्या बंदी चाहते हैं। उसमें से किसी ने भी गौ हत्या बंदी के बारे में समर्थन नहीं दिया। अर्थात एक बात स्पष्ट होती है कि भारत में जितनी राजनीतिक पार्टी हैं तो हिंदुओं का वोट भले लेती हैं, लेकिन वो सनातन के विनाश की सुपारी लेकर बैठे हैं, सनातन को नहीं बचाना चाहते किसी कंडीशन। जी जी। तो जब वो सनातन को नहीं बचाना चाहते तो ये जिम्मेवारी किसकी है? शंकराचार्य जी की। तो शंकराचार्य जी ने आह्वान किया है, पूरे भारत को हम लोगों ने अभी 4 भागों में विभक्त किया है, 4 जोन बने हैं भारत के। सभी प्रांतों में हमारे प्रांत प्रमुख नियुक्त होंगे, सभी जिलों में गौ सांसद नियुक्त हो रहे हैं, सभी विधानसभा में गौ विधायक नियुक्त हो रहे हैं, जनपदों में गौ जनपद नियुक्त हो रहे हैं, पंचायत स्तर पर गौ प्रधान और पंचायत का जो सबसे निचला स्तर होता है वहाँ गौ पंच हमारे नियुक्त होंगे। ये सारा जो कार्रवाई है हम 1 वर्ष के अंदर पूरी करेंगे। जो भी व्यक्ति गौ के कलंक से बचना चाहता है वो हमारा गौ मतदाता बने और भविष्य में हम लोग ऐसे किसी भी व्यक्ति को वोट ना करें जो गौ हत्या करता हो। आज ये देखिए सुजाता जी, आपको भी याद होगा, पूरे भारत को याद होगा, जब किसी को बहुत तकलीफ होती थी, मरणासन होता था, तो पुरोहित कहता था कि आप जो है महामृत्युंजय का जाप करवाइए। 10,000 25,000 जप करवाने पे वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता था, मृत्यु के मुंह से निकल आता था। आज आप 5 करोड़ जाप करवा लीजिए महामृत्युंजय का, फलित नहीं होता, फलित नहीं हो। धर्म धरा पर गाय का रक्त बह रहा है। आज हम दान करते हैं, दान फलित नहीं होता, हम पुण्य करते हैं, पुण्य फलित नहीं होता, हम कन्या दान करते हैं तो बच्चियों के घर सुरक्षित नहीं है, उजड़ रहे हैं, हमारे परिवार आज सुरक्षित नहीं है, औलादें अब वंचित हो रही हैं, समाज का दुश्मन हो रहा है, बंधुत्व खत्म हो रहा है, राष्ट्र चारों दिशाओं से 24 घंटे असुरक्षित है। उसका कारण ये है कि धर्म प्रधान राष्ट्र में जहाँ गौ की हत्या 24 घंटे हो रही है, जो हमारे लिए पूजित है, आदरणीय है और हमारे वेदों में वर्णित है, तो वहाँ धर्म कैसे फलित होगा? तो धर्म फलित ना हो इसलिए ये काम कर रहे हैं और ये ईसाइयों को और मुसलमानों को बढ़ावा देते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और ये उनके दल्ले हैं, हमें कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। और इस राष्ट्र के उन सभी लोगों को मैं बार बार विनती करता हूँ जो अंधभक्त हैं, अंधभक्त मत बनिए। ईश्वर ने मानव तन दिया है, अपनी चेतना को जागृत करिए और इस बात का आंकलन करिए। जो प्रूफ मैं दे रहा हूँ उस पे आप जाकर स्वयं से सर्च करिए, देखिए उसकी सत्यता को क्या है। बता दिया, मंदिर बन गया। अरे राम जन्मभूमि का मैंने घोटाला उजागर किया था 2015 में कि 1400 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया। उस बात पे मैं आज भी स्थायी रूप से खड़ा हूं। इन्होंने कहा कि लोहे का उपयोग नहीं होगा, प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा। जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी उसके पहले जाकर मैंने पोल खोली थी कि प्लास्टिक के खंभे लोहे के फ्रेम में लगाए जा रहे हैं, बिना मुहूर्त के प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो ये क्या है भाई? न वो भूमि कहीं चली जा रही थी, न पुरोहित चले जा रहे थे, न राम जी की मूर्ति चली जा रही थी। 2 महीने बाद रामनवमी आने वाली थी जो राम जी का वास्तविक जन्म दिवस माना जाता है, तब आप कर लेते, कोई आपसे अधिकार नहीं। उसमें भी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो नई प्रतिमा बना करके हुई है, जबकि जो केस जीता था वो प्रतिमा तो अलग थी। ये भी रामलला जी के नाम पर केस चला था और रामलला जी को तो नीचे बैठा दिया इन्होंने। देखिए इनका ऑब्जेक्ट एक है, किसी भी कंडीशन में भारत में सनातन धर्म समाप्त होना चाहिए। देखिए कितनी बढ़िया ये लोग चाल चलते हैं। एक बड़ा पूरे राष्ट्र में वक्फ बोर्ड का बवंडर खड़ा किया गया। वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है जितना भारत में 2 लोगों के पास है, या तो आर्मी के पास है या रेलवे के पास है। तीसरे नंबर की प्राइवेट संस्था वक्फ के पास जमीन है। इतनी जमीन कहां से आई? इस बात से इनका आंदोलन शुरू होता है, इस बात से प्रचार शुरू होता है। पूरे भारत के हिंदुओं को ये भ्रमित करते हैं और ये दुष्ट जब बिल ले आते हैं तो उस बिल में मुसलमानों को इतना बड़ा संरक्षण देते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। 2025 तक
वक्फ बोर्ड ने जितने पूरे भारत की जमीन पे कब्जा कर लिया है वो उनकी सुरक्षित और संरक्षित कर देते हैं, और उस पे इनके गुलाम किस्म के लोग तालियां पीटते हैं और कहते हैं मोदी जी ने तबाह कर दिया मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के ऊपर। उन्होंने एक प्रकार से वक्फ को लीगल कर दिया है भारत के। उन्होंने तो अन्याय कर दिया, हिंदुओं के साथ अन्याय कर दिया और मुसलमानों की चाटुकारिता कर दी, और उसके बाद भी इनके गुलाम जो है तालियां बजा रहे हैं क्योंकि उनको बौद्धिक रूप से कुंद कर दिया गया है। उनको बनाकर पोस्ट दी जाती है और स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसके आगे कुछ सोचना नहीं, उसके पीछे सोचना नहीं है। अर्थात उन्होंने गधे पाल रखे हैं जिसको बता दिया है कि तुम्हें हंसना है तो हंसो और रोना है तो रो, मतलब उनके आज्ञा का पालन करो। तो भारत को इन्होंने भिखारी बना दिया। आज भारत में बड़ी तकलीफ होती है सुजाता जी कि भारत की सरकार को इस बात पर गर्व है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज देते हैं, अर्थात 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार ने भिखारी बना दिया है। भीख देकर उनका पोषण कर रहे हो, उनके अंदर स्वावलंबन नहीं है, उनका स्वाभिमान आपने मार दिया, उनको काम करने के लिए आपने कोई रोजगार नहीं दिया, व्यापार नहीं दिया, और मुफ्त का अनाज देकर आपने उनको अबाहिज कर दिया, और इस बात पर तालियां पिटवाते हो कि गर्व करो 80 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं। तो इनके षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। इस राष्ट्र को समाप्त करने के एक बहुत बड़े षड्यंत्र के रूप में ये लोग आज काम कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, कई लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी चल रहा है। जो भी चल रहा है ईश्वर जाने, मैं इसकी पुष्टि इसलिए नहीं करता कि मैं उसके बारे में मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करने के लिए ये 24 घंटे तत्पर हैं और काम कर रहे हैं। जी जी। तो अभी जैसे देखिए ये चीजें तो चली रही हैं, साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अमेरिका के सामने भी अभी घुटने टेक दिए। अमेरिका की नजर भारत के एग्रीकल्चर पर है, और इतनी बुरी नजर है, उन्हें पता है कि 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत को जो जीवनी संजीवनी बूटी जो बन के आया था वो भारत का एग्रीकल्चर आया था। उससे पहले जो 65 का जो 62 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान और चाइना के साथ, उसमें भी भारत के किसानों ने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा था, बचाया था। और 2008 का जो रिसेशन पूरी दुनिया में आया था उसमें भी भारत के किसानों ने बचा के रखा था। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी डायरेक्टली अमेरिका की एंट्री करवाने वाले हैं। और एक और आपको मैं जानकारी दूंगी यहाँ दर्शकों को आप माध्यम से इंडिया स्पीक्स डेली के, कि अमेरिका ये चाहता है कि उनके यहाँ का वो मांस जो वहां के लोग नहीं खाना चाहते वो भारत में डंप करे। भारत मांस से इतना परेशान है, यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मांस बिल्कुल भी बिक्री ना हो, कम से कम गो मांस तो ना ही बिके, बीफ तो ना ही बिके। लेकिन वो वहां के जो ये चिकन विंग्स वो जो बनाते हैं, वहां के लोग ज्यादातर स्टेक और दूसरा मांस पसंद करते हैं जो ये बीफ से बनता है। वो लोग इतना चिकन नहीं खाते, तो उसको वो भारत में डंप करना चाहते हैं सस्ते दामों पर। और यहाँ के एग्रीकल्चर का, वहां के जो बीज हैं, जो जर्मिसाइड जो बीज हैं, जिनको जेनेटिक चेंज करके उनके अंदर के पोषक तत्व सब समाप्त कर दिए जाते हैं, उस तरीके के बीज वो भारत के देसी बीजों से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो एग्रीकल्चर पर इतनी बुरी नजर है। और अभी जो टैरिफ जो चल रहा है उसमें भारत को 26% का जो उन्होंने टैरिफ लगाया है, उसमें भारत इतना चुप है, व्यापारियों का घाटा। और साथ में अमेरिका कब भारत के एग्रीकल्चर में जो एकमात्र बचा हुआ सेक्टर है उसमें कब एंट्री कर जाए, उसके बाद आप देखिएगा क्या हाहाकार देश में मचेगा। और ये सब यही पार्टी जो हिंदूवादी पार्टी है, हिंदू हृदय सम्राट, यही लोग कर रहे हैं, कोई और तो नहीं कर रहा है। तो स्थिति इतनी विकट है, बहुत ज्यादा विकट अभी स्थिति हो गई है। तो आगे वाले अभी भारत में, भारत की भूमि में बिना परमिशन के अमेरिका का हवाई जहाज उतर जाता है और भारतीयों को लोहे की जंजीरों में जकड़कर यहाँ उतारा जाता है। जी। तो इन गुलाम किस्म के लोगों को इस बात का भी चिंतन करना चाहिए। ये इसमें भी टिप्पणी करेंगे कि अमेरिका को हमने बेवकूफ बना दिया, उन्होंने जिन जंजीरों पे भारतीयों को जकड़ कर भेजा था वो मजबूत लोहे की जंजीरें हमने रख ली और वो हमारे काम आएंगी। मतलब मूर्खता की सारी सरहद पार करने के लिए, भारत को नष्ट और भ्रष्ट करने के लिए जो भी किया जा रहा है इस पार्टी के द्वारा, इस सरकार के द्वारा, उस पे जो लोग बाही करते हैं उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। और ये भारत का दुर्भाग्य है। मैं तो ये मानता हूं कि भारत अघोषित रूप से पूरी तरीके से गुलाम हो चुका है। गुलामी के समय में जो स्थिति थी, अभी अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो अब उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति हिंदुओं की है। और आप पूरे देश में देखिए, नहीं करने देते ना ये तो जी, आप जी, जैसे कुछ बहादुर
चैनल हैं इस राष्ट्र में, संदीप देव जी को मैं सलाम कहता हूं, प्रणाम कहता हूं कि जिन जी। लोगों ने हिंदुत्व की आवाज को या इस सत्यता को उजागर करने के लिए हर घड़ी कमर कस रखी है। बाकी इस राष्ट्र में तो सत्यता बोलना आज अपराध हो गया है। देवेंद्र पांडे के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाते हैं, वारंट रहे आते हैं, देवेंद्र पांडे घूमते रहते हैं। जब जेल जाऊंगा तो इकट्ठा जाऊंगा, तब तो 200-400 वारंट हो जाएंगे, तो फिर बाहर काहे के लिए निकलूंगा, आराम से एक जेल से दूसरी, दूसरी से तीसरी टहलता रहूंगा। तो निर्भीकता से हम लोग इसलिए काम करते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं अमर नहीं हूं। हमारे माता जी। पिता को कोई नहीं जानता क्योंकि उन्होंने राष्ट्रहित का कोई काम नहीं किया। अंबानी के बाप को कोई नहीं जानता, बिरला के बाप को कोई नहीं जानता, लेकिन ये राष्ट्र चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की पूजा करता है। तो इस जी। राष्ट्र में बहादुरों की जरूरत है, कायरों की जरूरत नहीं है। हमारा एक स्लोगन है, हमें चाहिए जिंदा हिंदू, मुर्दों का कोई काम नहीं, खुद खुद को पहचानो हिंदू, तुम जिंदा हो, जिंदा लाश नहीं। तो जिंदा लाश जो हैं, तो मुर्दों से अपेक्षा नहीं की जा सकती। जब राजा निरंकुश होता है तो दायित्व जनता का बढ़ जाता है, इस राष्ट्र के जी। नागरिकों का बढ़ जाता है, धर्म गुरुओं का बढ़ जाता है, जो चैतन्य लोग हैं उनका बढ़ जाता है, जिनके अंदर सोच है उनका बढ़ जाता है। तो जब वो लोग भी गुलाम हो जाएंगे तो राष्ट्र को कौन बचाएगा? तो हम लोग तो ये बिल्कुल। मान रहे हैं कि भारत अघोषित रूप से गुलाम हो चुका है, और आज जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो भारत को पुनर्जीवन देने के लिए कर रहे हैं, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल से स्वाभिमानी देशभक्त और जिंदा हिंदुओं का आह्वान करता हूं कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आप सब लोग जागिए और इस देश को बचाइए, अपने अस्तित्व को बचाइए, अपनी मर्यादा, अपने परिवार, अपने धर्म, अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अगर आज नहीं जागे तो कितना खर्चा लगेगा। 1.5 रुपए की ब्लेड में आपका भी सरनेम बदल जाएगा। तो मैं यही विनती करना चाहता हूं। जी जी, जी। तो देवेंद्र जी, आपने इतना कीमती समय दिया और आज जो आपने विषय के साथ हमारे साथ डिस्कस किया है, जो चर्चा आज की रही है, वो साधारण जो हिंदू है, जो समाज के अंदर हिंदू है, उसके असली मुद्दे क्या हैं, उसके विषय में आपने चर्चा की, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो इंडिया स्पीक्स डेली पर आपका आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आने वाले आपके सभी आंदोलन में हम इंडिया स्पीक्स डेली के माध्यम से सभी से ये हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे कि वो किसी भी प्रकार से, चाहे वो सामने सड़कों पर साथ में नहीं आ सकते हैं, तो कम से कम वो दान तो दे ही सकते हैं। और जो युवा हैं, वो साथ में जुड़ें, अपने असली धर्म गुरुओं के साथ जुड़ें, जो आपके लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि माता-पिता के बाद या माता-पिता से भी बढ़कर यदि कोई होता है, जो देश, समाज और धर्म की रक्षा करता है, वो हमारे धर्म गुरु होते हैं। तो धर्म गुरुओं के साथ जुड़ें, हमारे शंकराचार्य जी के साथ जुड़ें। गाय माता की रक्षा होगी तो ही भारत में हिंदू समाज, सनातन समाज और देश के धर्म की रक्षा होगी। पहले तो धर्म परिहास थी, अब तो हिंदू समाज भी कटते करते करते इतना कम हो गया है, इतना घटता जा रहा है। तो इसी आह्वान के साथ आज का ये जो हम एपिसोड है ये समाप्त करते हैं। आपका हमारी शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद जी, जय हिंद।